सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। दोस्तों, हम सभी ने क्लास 12th के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। अब हम कुछ एक नए पार्ट को लेके आ रहे हैं जिसमें हम आज सीखेंगे यूएन के बारे में और यूएन की जो ब्रांचेस है, जैसे कि यूएन के अंडर में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली काम करती है। एग्जाम्पल के लिए है यूनेस्को, यूनिसेफ, WTO एंड ILO। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये चीज़ें ऐड हुई है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इन NCERT और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि ये है क्या, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे काम करती है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। सो NCERT जो कहती है ना, NCERT ये कहती है कि देखिए जो भी चीज़ें नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुई है उसके बारे में अगर आप देखें तो यूनेस्को, यूनिसेफ, WTO, ILO, WTO ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऐड हुई है, बट NCERT के अंदर इसके बारे में डिटेल कंटेंट नहीं बताया गया है। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 12th के अंदर ही आती है, आपके एग्जाम जैसे कि BA प्रोग्राम के अंदर, MA के अंदर भी इसके बारे में पूछा जाता है कि असल में ये है क्या। अगर आपने NCERT क्लास 12th की दोनों बुकें खत्म नहीं करी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगी, पूरी तरीके से एक्सप्लेन सीरीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उसके बारे में आप जाके स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं यूएन है क्या। सबसे पहले यूएन है क्या, एक सबसे बड़ा इशू रहता है बच्चों को समझने के लिए कि यूएन क्या है। दोस्तों, यूएन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन टुडेज वर्ल्ड। आज की जनरेशन को अगर देखें, आज के टाइम पीरियड को देखें, तो यूएन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके बिना हम विश्व को अस्तित्व में ला ही नहीं सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि इसके बिना हम जो भी कंट्री सर्वाइव कर पा रही है समस्या को लेके, विदाउट दिस हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। हालांकि ये एक क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, लोगों की मदद करती है। इसका मेन काम है पीस एंड प्रोस्पेरिटीज को बनाए रखना, दैट मीन्स पूरी कंट्री के अंदर पीस को, ह्यूमैनिटीज को डेवलप रखना। और मेन काम मैं कह सकता हूँ ये भी हो सकता है कि किसी भी कंट्री के बीच में अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से युद्ध लड़ रही है तो ऐसी आकांक्षाओं को खत्म करने का काम यूएन ही करता है। यूएन के अंदर जनरल सेक्रेटरी अलग अलग समय पे अलग अलग आते रहते हैं और सभी के स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक डैग है, उनका नाम जो स्टेटमेंट है वो यही है, द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। मतलब यूनाइटेड नेशन ऐसा नहीं है कि सारी समस्याओं का हल कर सकता है, हालांकि वो ये बता रहा है कि आपको ये स्वर्ग तो लेके नहीं जा सकता पर आपको नर्क में जाने से बचाएगा। सो दैट इज वाई यूएन सारी समस्याओं का तो हल नहीं है, लेकिन समस्याएं जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती है उस पे काम यूएन करता है। जैसे जनसंख्या का बढ़ना, उसके बाद तापमान का बढ़ना, एनवायरनमेंट का खराब होना, उसके साथ साथ ओजोन लेयर में छेद होना, एपिडेमिक जैसी समस्याएं, टेररिज्म जैसी समस्याएं, मतलब ग्लोबल इशू जो भी होता है ना उस पे यूएन अच्छी तरीके से काम करती है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट द आंसर ऑफ एवरीथिंग बट दे आर हेल्पफुल टू इंश्योर वर्ल्ड पीस बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम पीसफुली। मतलब यूएन का मेन काम यही है कि सारी समस्याओं को हल करना तो नहीं, लेकिन काम को पीसफुली तरीके से सॉल्व करके दिखाना जनता के सामने। कंट्री की जो भी समस्या होती है उसे पीसफुल तरीके से सॉल्व करना, ये इसका मेन काम है। सारी समस्याओं का जड़ तो क्या कहते हैं ये नहीं खत्म कर सकता, कुछ कंट्री को खुद भी खत्म करना पड़ता है, लेकिन ये कोशिश करता है कि सारी समस्या शांति से हल की जा सके। सो सिंपल शब्दों में अगर आप समझे तो ये एक रेफरी का काम करता है। जैसे कि दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही होती है तो यहाँ पे ये रेफरी का रोल निभा लेता है। अब बात करते हैं जो मेजर एजेंसियां हैं इसकी, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स यूएन की मेजर एजेंसी है ये। उसके बाद UNDP, क्लास 12th में आपने WHO के बारे में और वर्ल्ड UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में समझा होगा। WHO का मेन काम क्या होता है आगे पढ़ेंगे। UNDP का मेन काम किसी कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है ऐसे प्रोग्राम को चलाने का काम UNDP का होता है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये ऐड नहीं हुआ है,
HCR, उसके बाद रिफ्यूजीज के प्रोटेक्शन के लिए है, और दूसरा है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसका मेन मकसद है किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी राइट वायलेट हो रहा है तो उसका काम ये करेगी। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस यूनिसेफ ऐड हुआ है और यूनेस्को ऐड हुआ है, और ये हमारे पेपर के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। असल में ये है क्या, एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 यूनेस्को। यूनेस्को दोस्तों अगर हम इसकी फुल फॉर्म पे जाए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी ये है और शॉर्ट फॉर्म इसकी है। फाउंडेड कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 में। कब हुआ था? आज से 73 साल पहले। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, अभी भी एक्टिव है। इनके जनरल सेक्रेटरी अभी भी बदलते रहते हैं। एंड्रेस करके इनके जनरल सेक्रेटरी प्रेजेंट टाइम पे है। यूनेस्को इज ए स्पेशल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट। यूनेस्को का मेन काम, जो यूएन की स्पेशल बॉडी है उसका मेन काम है एजुकेशन को प्रमोट करना, नेचुरल साइंस को प्रमोट करना, सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी, और उसके बाद कल्चर एंड कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना। याद रखिएगा, कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर उसका साइंस, उसका कल्चर, उसके मॉन्यूमेंट्स, इनकी देखरेख करने का काम स्पेशली इनका होता है। यूनेस्को हैज बीन प्रमोट लिटरेसी, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट मीडिया ETC ऑल अक्रॉस इट्स मेंबर नेशन। मतलब जो भी यूनेस्को के मेंबर नेशन है उन कंट्री के अंदर ये कोशिश करता है कि ये सारी चीजें मेंटेन की जा सके। अगर मैं बात करूं तो यूएन के अंदर अभी नाना करके भी तो 195 देश है, सॉरी 193 देश है, और 193 देशों में से 2 देश वेटिकन सिटी और फलस्तीन इसके मेंबर नहीं है। लेकिन जो भी यूनेस्को के मेंबर होते हैं उन कंट्री के अंदर ये टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को, सोसाइटी को, कल्चर को, ऐसी सभी चीज़ों का संरक्षण करने की कोशिश करता है जो असल में होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, आपको पता होगा हर साल हम आगे कहते हैं 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड हर कंट्री से निकालते हैं। ताजमहल भी हमारी कंट्री के 7वें अजूबों में से एक आता है, और ऐसे हर किसी कंट्री को हम अलग अलग समय पे चुनते रहते हैं। इसका मेन काम यूनेस्को का ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ दोस्तों अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है ये, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ बोला हुआ है, और वैसे इसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बोला जाता है फुल फॉर्म में। ऑफ कोर्स 11 दिसंबर 1996 में इसका फाउंडिंग हुआ था, 73 साल पहले। इसका हेडक्वार्टर USA न्यूयॉर्क के अंदर है। फंड ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसके जनरल सेक्रेटरी अभी भी क्या कहते हैं, बदलते रहते हैं। अब इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम जो NCERT में मेंशन नहीं है, तो मेन है इट्स मेन टास्क was to collect emergency fund for children and to help their development work across the world। मेन काम, जितनी भी कंट्री इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर बने हुए हैं यूनिसेफ के, इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिसेफ, और हर किसी कंट्री के लिए आपातकालीन स्थिति में धन इकट्ठा करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और मेन है बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करना, हेल्प करना उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, ये काम यूनिसेफ का होता है। यूनिसेफ काम करता है बच्चों की हेल्थ के लिए, लाइफ को बेटरमेंट करने के लिए, ताकि वो बच्चे आने वाली सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा काम कर सके। ये था यूनिसेफ। फिर बात करते हैं ILO के बारे में। दोस्तों ILO ये भी UN की ही एजेंसी है, इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के अंदर ऑफ कोर्स काफ़ी समय के बाद आया, लेकिन अगर मैं बात करूं रशिया रेवोल्यूशन, तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद अगर आप देखें तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद इसका फाउंडिंग हो गया था, और 11 अप्रैल 1991 आज से 101 साल पहले हुआ था। अगर आप इसका देखें हेडक्वार्टर, तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड अभी आप देख सकते हैं, गाय रेडर इनका नाम है, और उसके बाद ये UN की ही ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मेन उद्देश्य ये है कि इट्स एम टू प्रोटेक्ट एफिशिएंट कंडीशन of social justice and work for the worker through the international standard of global level। मतलब मेन काम यही है कि जो बेचारे फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर हैं उनको अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन मिल सके। अब
उनकी सोशल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा महिला और पुरुष जो भी क्या कहते हैं काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, मेन बात है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है और उनका वर्क प्लेस जो होता है वो हाइजीन वाला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए और उसके बाद पैसे भी ठीक ठाक मिलने चाहिए। अगर किसी भी एम्प्लॉय के साथ शोषण हो रहा है तो ये ILO एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी कंट्री के ऊपर क्वेश्चन कर सकती है कि आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने फैक्ट्रीज के अंदर मजदूरों से ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं या ख़राब कंडीशन में काम करवा रहे हैं, लो सैलरी में, प्रेशर में, गुलाम बना के काम करवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। तो ये ILO इंटरनेशनल लेवल पे आज तक कीप वॉचिंग करे हुआ है और ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर के लिए काम कर रही है, क्योंकि लेबर के लिए हर कोई नहीं सोच सकता। लास्ट बात करते हैं WTO के बारे में। दोस्तों WTO एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका फाउंडिंग अगर आप देखें, सेटअप अगर आप देखें तो 1995 में हुआ था। इसका शुरुआती नाम जो था अगर आप देखें तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, गेट इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये बाद में जाके क्या कहते हैं 2016 के अंदर इसके अंदर 164 मेंबर जुड़े और बाद में मैं कह सकता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इसको क्रिएट करा गया था, लेकिन बाद में 1995 में जाके इसका नाम WTO कर दिया गया। अब मेन है ऑल डिसीजन आर टेकन but the major economic powers such as US, European Union and Japan have managed to use the WTO to frame rules of trade to advantage of their own interest. The developing country often complain on non-transparent procedure and being pushed around the big power. इसमें नॉर्मल सा ये है कि WTO का मेन काम होता है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार कर रही है तो उसके व्यापार के नियमों को तय करने का काम WTO का होता है। WTO के अंदर सबसे ज्यादा फंडिंग यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन के लोग और उसके बाद अमेरिका, जापान, चीन ये ज्यादा पैसा फंड करता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि व्यापार के नियमों को इनके लिए फ्लेक्सिबल रखा जाता है और डेवलपिंग कंट्रियों के साथ फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा इसके लूप होल्स हो सकते हैं, लेकिन पेपर के हिसाब से हमें इसका नाम याद रखना है कि गेट क्या है, WTO क्या है, कब फाइंड हुआ, कितने मेंबर है और मेन काम इसका क्या है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई होगी। आपने कंप्लीट 12th क्लास की पॉलिटिकल सीरीज नहीं देखी है सो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है दोनों बुक का, आप जाके वॉच आउट करिए। चैप्टर कंप्लीट बता रखा है मैंने और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे EP फैमिली के साथ जरूर जुड़िएगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज